हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज के वीडियो में अपन वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में अपन ने वेक्टर की प्रॉपर्टीज, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये सब चीजें समझी थी। तो अब बारी है वेक्टर एडिशन की। अब आज का जो वीडियो है इसमें अपन क्या सीखेंगे, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो सीखेंगे, है ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सीखेंगे और थोड़ा सा जनरलाइज भी उसको करेंगे कि वेक्टर एडिशन का मतलब होता क्या है। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर जब हमें ऐड करने होते हैं तो उसका क्या मेथड होता है वो आगे के वीडियो में आएगा, है ना। लेकिन उससे पहले हमें दो वेक्टर को ऐड करना आना चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि कभी भी हम वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो कौन सी क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल से अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मेरे पास है, मैंने कहा कि मैं ऐड करना चाहता हूं 5 kg प्लस 3 मीटर को। क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 5 kg और 3 मीटर की अगर हम बात करें तो ये तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता, इनको ऐड करना मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर तभी किया जा सकता है जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ऐड करने का मतलब प्लस करना और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस करना। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते 5 kg इज ग्रेटर देन 3 मीटर, क्योंकि ये क्वांटिटी ही डिफरेंट है, इनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज को भी तभी ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर किया जा सकता है जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से, फोर्स को फोर्स से, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि वेलोसिटी और फोर्स को हम आपस में ऐड कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम ऐड करेंगे, जैसे मास और मास को ऐड करते हैं तो मास आता है 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ऐसे ही वेलोसिटी और वेलोसिटी को जब ऐड करेंगे तो उनसे जो मिलेगा हमें वो भी वेलोसिटी होगी। फोर्स और फोर्स को ऐड करेंगे तो उससे जो मिलेगा वो भी फोर्स ही होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई जब भी हम दो क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करेंगे तो वो कब हो सकते हैं, जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो मिलेगा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि भाई ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है भाई, जैसे मास में तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई 3 kg प्लस 4 kg करेंगे तो 7 kg आ जाएगा। लेकिन जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर ही आएगा, वो कुछ और भी आ सकता है। तो पहले इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर एडिशन का मतलब होता क्या है। तो वेक्टर एडिशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है भाई, ये ए वेक्टर हमने बना दिया, ठीक है। ए वेक्टर के बाद ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मतलब है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब होता है कि मैं लिख रहा हूं यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें मतलब समझना है, फिर हम उसको वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब होता है कि पहले ए वेक्टर पर चलो, फिर बी वेक्टर पर चलो, और इन दोनों पर चलने का जो नतीजा होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहा जाएगा, जैसा कि ये। तो अगर मैं ए पर चलता हूं और फिर बी पर चलता हूं, उन दोनों पर चलने का नतीजा इस वेक्टर पर चलने जैसा होगा। तो इसको कह सकते हैं हम सपोज आर वेक्टर, ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से एक बार बता रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है ए पर चलना फिर बी पर चलना, उन दोनों पर चलने का जो नतीजा होगा वो ए प्लस बी कहा जाएगा, ऐसा। और देख लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज दिस इज, ये कोई हमारा वेक्टर है, इसको कह देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर के बाद
ये कोई है डी वेक्टर, ठीक है, और डी वेक्टर के बाद ये कोई है ई वेक्टर, है ना। दो से ज़्यादा भी ऐड किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई दो ही ऐड किए जाएंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक वेक्टर बना देते हैं ई वेक्टर के बाद एफ वेक्टर, ठीक है ना। अब सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, तो सी प्लस डी प्लस एफ ई प्लस एफ, इसमें मैं बहुत सारे लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे लिखना है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो पहले सी पर चलूंगा फिर डी पर चलूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर, तो सी प्लस डी पर सी चलूंगा फिर डी चलूंगा फिर ई पर चलूंगा, इन तीनों पर चलने का नतीजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और प्लस ई वेक्टर। अच्छा भाई, अब सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ वेक्टर, अगर इन चारों को ऐड करना हो तो इन चारों पर चलने का नतीजा इस पर चलने जैसा होगा। तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब और भी कुछ हो सकते थे इसमें, है ना, तो कुछ और मैं बना रहा हूं यहां पर, उनको जरा अपन देख लेते हैं कि भाई अगर मैं मान लो d प्लस ई वैक्टर करना चाहूं, तो d प्लस ई वैक्टर कैसा होगा, ये d प्लस ई वैक्टर हो गया, d पर चले फिर e पर चले, तो d वेक्टर प्लस ई वेक्टर। फिर d प्लस ई प्लस एफ करना चाहते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है। और क्या हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और ये हो सकता है कि भाई अगर कोई कहे कि मैं तो ई और एफ को ऐड करना चाहता हूँ, तो ई और एफ को ऐड करने का मतलब ये वेक्टर हो जाएगा, पहले ई पर चलना फिर एफ पर चलना, तो दिस इज ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी हमने एडिशन सीखा नहीं है, हमने सिर्फ ये सीखा है एडिशन का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस पूरे अभी तक वो जो हमने शुरू से अभी तक में सीखा है, वो सिर्फ ये सीखा है कि एडिशन का मीनिंग क्या है, तो ये एडिशन का मीनिंग है। अब ये आएगा कैसे, ये लिख तो दिया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दो, लिखने से थोड़ी आ जाएगा, है ना। लिखने से तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 37, अब रूट 37 लिख दो, इसको लिखने से तो आएगा नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें कोई वेक्टर बताना है तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बतानी होती हैं। तो अब ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका मुझे बताना है मैग्नीट्यूड और इसका मुझे बताना है डायरेक्शन। तो वो कैसे बताएंगे वो अब अपन देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास है कि भाई हमें ए स्क्वायर प्लस बी, ये रिजल्टेंट हमें सॉल्व करना है ना। तो वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो फॉर्मूला तो याद तो हम कर ही लेंगे, याद तो कोई भी कर लेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथ्स में भी आता है फिजिक्स में भी आता है, लेकिन हमें उसको समझना है कि भाई ये आया कैसे। तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से देखेंगे तो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं देखेंगे तो फिर बार बार देखना पड़ेगा, तो वो कोई सेंसिबल बात नहीं है। एक बार में बहुत ध्यान से सुने, अच्छे से हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं ए वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ए और बी हमें दिए हुए हैं तो उनके डायरेक्शन भी हमें दिए होंगे, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना। और बी वेक्टर मान लो कि कुछ ऐसा है, ये बी वेक्टर,
ठीक है। जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई एक के हेड पे दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, ऐसे करते हैं। और भी कुछ मेथड होते हैं। तो अभी जैसे जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हमने क्या किया, ए के हेड पर बी के टेल को रखा। मतलब तो उसका यही है, एक के बाद एक वेक्टर पर चलना है और उन पर चलने का नतीजा हमें बताना है कि क्या होगा। तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और उस कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं कि भाई वो कैसा होगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये है हमारा, कौन है, आर वेक्टर इसको कह रहे हैं। और इस आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है ना। अब एक चीज हमें समझनी है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल भी तो रहेगा ना। तो वो एंगल कितना होगा, उस एंगल को बताने के लिए हमें एक वेक्टर को ऐसे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर को हमने कर दिया आगे एक्सटेंड, ठीक है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाएगा थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताया था मैंने कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना हो तो कैसे बताया जाएगा, दोनों को टेल टू टेल या हेड टू हेड जोड़ा जाएगा, तभी हम उनके बीच का एंगल बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को ऐसे आगे शिफ्ट किया और आगे शिफ्ट करने पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको मिल गया, ठीक है ना, जिसको हमने थीटा कह दिया। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, अब अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा करके आर का मैग्नीट्यूड ला सकता हूं। तो मेरे पास ये चीज तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, ये कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ए। लेकिन ये मेरे पास नहीं है और ये मेरे पास नहीं है। अगर मुझे ये दोनों मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने ऐसा लिखा कि भाई मैं इसको x लिख देता हूं और इसको y लिख देता हूं। अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हमको आती है, तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री जो हमको आती है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम यहां पर कुछ लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा, इस ट्राइंगल को देखो, है ना, इनके कुछ नाम रख दिए जाएं, इनके कुछ नाम रख दें अगर हम, तो इनके नाम रख देते हैं, सपोज क्या नाम रखें, है ना, ए बी सी डी, ए बी सी तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पी क्यू आर भी नहीं रख पाएंगे, तो हम ऐसा रख देते हैं डी ई एफ और जी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल कौन सा, ई एफ जी। तो ट्राइंगल ई एफ जी में अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड बी, ठीक है। और यहां से मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इट एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा, है ना, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। देखो बिल्कुल मैं बहुत जीरो से, ऐसा मानते हुए कि पहले से कुछ नहीं आता है, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको ऑलरेडी आता है तो उनको तो ऐसा लगेगा कि ठीक है ये तो हमें आता है, मैं तो उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको आता ही नहीं है पहले से, ठीक है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा के बाद अपन लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो x अपॉन मॉड बी में जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा मिल जाएगा। तो मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें मिल गया, x इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस मेरे पास हो गई
मॉड ए प्लस एक्स जो कि है मेरा मॉड बी कॉस थीटा। वैसे हमें हर जगह ऐसे वेक्टर लगाना चाहिए, ठीक है ना, पर बार बार मैं नहीं लगाऊंगा, बहुत टाइम उसमें लगता है, कायदे से हमें लगाना चाहिए। ये y कितना हो जाएगा मेरा, मॉड बी साइन थीटा। अब मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मैं r सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसको स्क्वायर करूंगा और इसको स्क्वायर करूंगा और दोनों को स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो दोनों को स्क्वायर करके जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो ये बनेगा ए स्क्वायर, सिर्फ ऐसे ए लिखा है, ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, इसका मतलब भी मॉड ए ही होता है, ठीक है ना। और दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी मॉड ए लिख सकते हैं, और सिर्फ ऐसे लिख करके भी, जब बहुत बार लिखना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, इतना बार बार कौन एरो लगाएगा, कौन दो लाइन लगाएगा, तो सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हमने लिखा, उसके बाद बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिखें। तो इन दोनों को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, 2ab कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 1 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किसकी वैल्यू आई है, ये आर स्क्वायर की आई है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया अभी, लेकिन हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। क्यों पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है। तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन अभी एक और चीज़ बहुत बड़ी बाकी है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि डायरेक्शन बताने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तो दिया नहीं है, तो अब एक्स वाई जेड नहीं दिया तो हम कैसे बताएंगे। तो दूसरा तरीका मैंने कहा था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, वो भी एक तरीका है, पर वो भी यहाँ पर नहीं दिया है, ना ईस्ट दिया ना वेस्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो उससे भी नहीं बता सकते। तो फिर डायरेक्शन हम बताएंगे कैसे, तो डायरेक्शन हम बताएंगे जो वेक्टर्स ऑलरेडी हमें दिए हुए थे। कौन कौन से दिए हुए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए थे। तो अब वो जो वेक्टर दिए हुए हैं उनको रेफरेंस लेकर के डायरेक्शन बताया जा सकता है। तो जैसे ए के साथ बनने वाला जो एंगल है, ए के साथ बनने वाले एंगल को हमने कह दिया अल्फा, ठीक है। ए के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम कह दे रहे हैं अल्फा। तो अब ए के साथ बनने वाला जो एंगल है उसको अल्फा कहेंगे, तो मैं कह सकता हूं, मैं इसमें साइन अल्फा बता सकता हूं, कॉस अल्फा बता सकता हूं, टेन अल्फा बता सकता हूं। जनरली बुक्स में हमें जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ टेन अल्फा का मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, साइन कॉस टेन, इवन कॉस एक्स एक कॉट में भी आ सकता है। तो याद रखने को हम सिर्फ टेन का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टेन से काम चल जाएगा, साइन कॉस भी हमको आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस टेन में तीनों लिख रहा हूँ, तो साइन कॉस टेन तीनों यहाँ पर
कोशिश करता हूँ मैं कि जो बची हुई स्पेस है उसमें आ जाए, है ना। मैं यहाँ कोई सोच रहा होगा कि यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं कुछ और करने वाला हूँ, तो वो अभी हमें देखना है, ठीक है ना। नहीं तो हमें फिर से एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन अल्फा के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल देखना है। कौन से ट्राइंगल को देख रहे हैं हम? ट्राइंगल, देखो भाई ट्राइंगल देखें, DFG। तो DFG एक ट्राइंगल है, DF और G ये एक ट्राइंगल है। पहले हमने देखा था EFG, है ना, अब हम देख रहे हैं DFG। तो DFG ट्राइंगल में साइन अल्फा के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड y अपॉन हाइपोटेन्यूज r, ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है? b साइन थीटा, और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू बहुत बड़ी सी है तो मैं पूरी नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे r ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी लिखने का कोई सेंस नहीं है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके बाद कॉस अल्फा अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो कितना है? a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा अपॉन r, ठीक है ना। फिर है टेन अल्फा, ठीक है। अब टेन अल्फा लिखना चाहते हैं तो अपोजिट साइड अपॉन बेस, है ना, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो वो कितना है? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम एंगल a के साथ बनने वाला ही बताएं। कोई ये भी कह सकता है कि मैं तो b के साथ बनने वाला एंगल बताऊंगा। तो अब b के साथ बनने वाला जो एंगल है उसको मैं बताना चाहता हूं तो उसको भी बताया जा सकता है। अब उसको बताने के लिए क्या करें? उसको बताने के लिए b से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो b के साथ जो एंगल बनेगा, b के साथ बनने वाला एंगल, उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? उसको मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। b के साथ बनने वाला एंगल बीटा। अब b के साथ बनने वाला जो एंगल है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। यहां तक समझ आ गया होगा सबको, है ना। तो यहां तक समझ आ गया। अब एक तो मैं सिमेट्री से भी लिख सकता हूं। सिमेट्री से कैसे लिख सकता हूं? a के साथ बनने वाला जो एंगल आया है, अगर मुझे b के साथ बनने वाला एंगल चाहिए तो a और b को इंटरचेंज कर दो। b के जगह a, b के जगह a के जगह b। यहाँ पे b की जगह a लिख दो, यहाँ पर b लिख दो, यहाँ पर a लिख दो। उससे वो तो सिमेट्री हमने लगा दी, है ना, मैथमेटिकल सिमेट्री लगा दी। लेकिन अगर मैं उसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहूँ कि वो आएगा कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? a को एक्सटेंड किया था। अब हम क्या करेंगे? b को एक्सटेंड करेंगे। तो b को जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा इस तरह से, ऐसा, और यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट तो वही आएगा, आ चुका है, उसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एंगल थीटा है, यही थीटा एंगल यहां पर भी होगा। इस डिस्टेंस को कह सकते हैं, देखो ये कितना है? a है, ये थीटा है। थीटा के सामने जो होगा, अपोजिट साइड किस में आती है? साइन थीटा में आती है, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड साइन थीटा में आती है, तो ये कितना हो जाएगा? a साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड किस में आती है? कॉस थीटा में। तो ये a कॉस थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब इसके बाद अपन एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम लिखते हैं यहां पर, ये एंगल बीटा है तो साइन बीटा, फिर इनको भी एक नाम दे देते हैं। कहां तक पहुंच गए? DEFG H। अब जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं वो ट्राइंगल है DHG, ठीक है ना। DHG ट्राइंगल को हम देख रहे हैं, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। साइन बीटा की वैल्यू होगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से साइन
बीटा। तो साइन बीटा कितना होगा? साइन बीटा होगा a साइन थीटा अपॉन आर, a साइन थीटा अपॉन आर। कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा कितना होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन आर, ठीक है ना। तो a कॉस थीटा प्लस b, या यूं कहें b प्लस a कॉस थीटा, b प्लस a कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। और एक बचा है टेन बीटा। तो टेन बीटा कितना होगा? टेन बीटा होगा हमारा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, इसमें से खास तौर से ये जो टेन वाला फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। मैं तो वैसे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। लेकिन अगर हमें डेरिवेशन मान लो याद नहीं रहे तो कम से कम ये फॉर्मूला तो हम याद रखें। वैसे तो डेरिवेशन याद रखना ही चाहिए, जो भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो डेरिवेशन मस्ट है। नीट वालों के लिए ज़रूर है कि भाई वो स्किप कर सकते हैं डेरिवेशन, चाहे तो उनको इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम अगर हम याद रख लें दिमाग में तो फॉर्मूले लिखना बड़ा आसान सा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको इमेजिन करना हमें आना चाहिए। मैं थोड़ा इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ, है ना, मेरे साथ साथ इमेजिन करने की कोशिश करें। ऐसे हमने a वेक्टर रखा था, फिर ऐसे हमने b वेक्टर रखा था, यहाँ पे एंगल थीटा था, ये b है, ये थीटा है, तो ये बन गया b कॉस थीटा, ये बन गया b साइन थीटा, ठीक है ना। इधर आ गया r वेक्टर, इधर बना था एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये कितना है, b साइन थीटा अपॉन r। कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कॉस अल्फा कितना है, a प्लस b कॉस थीटा अपॉन r। टेन अल्फा कितना है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ऐसे जो लोग इमेजिन कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हम क्या करें, कागज पे बना लें और उसके बाद सॉल्व कर लें। जो जो इमेजिन कर पाए तो वो जरूर बताएं कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ साथ इमेजिन कर पाए। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये अपन ने यहाँ पर इसके फॉर्मूले डिराइव किए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सब तो लिखा हुआ है ही सही हमारे सामने, लेकिन आगे जो है हेडिंग हमने चेंज कर दिया है, एडिशन ऑफ पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो वो थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो वो थोड़ा सा स्पेशल केस जो है मतलब ये तीन केसेस बहुत 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 ज़्यादा काम आते हैं जब भी हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो इन तीन केसेस को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये हमारे काम आएगा, इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये भी इरेज कर देते हैं, इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो जो लोग वाकई सेलेक्ट होना चाहते हैं ना, तो उनसे ये कहना है मेरा कि ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम कम से कम 5 बार करें, ठीक है ना। 5 बार खुद से इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। मैंने करा दिया एक बार, ठीक है ना। अब 5 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा, हमें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। नहीं करोगे तो फिर याद नहीं आने वाला एग्जाम में। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे बचा के रखा है। तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो भी दो वेक्टर हैं, थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल, a और b क्या है, उनके मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ तो जो r की वैल्यू आने वाली है वो r की वैल्यू बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलेंगी। ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वैल्यू मैं थोड़ा इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं इसको
r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, ठीक है ना। जिसके लिए ये फॉर्मूला है उसका एक छोटा सा डायग्राम भी यहां पर बना देते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये जो एंगल है ये थीटा, ठीक है ना। ये छोटा सा डायग्राम हमने बना दिया। अब यहां पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले हम मैथमेटिकली देखते हैं, फिर उसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे। एक बार पहले मैथमेटिकली इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 से +1 तक वेरी करती है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कम से कम -1 और अधिक से अधिक +1 हो सकती है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई r की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो r की वैल्यू कितनी होगी। तो r की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस में ले रहा हूँ, एक्सट्रीम कंडीशंस। तो पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि भाई दोनों पैरेलल हो जाएं, ठीक है ना। तो दोनों पैरेलल हो जाएं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। अब a + b कब होगा, देखो सुनो, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो cos 0 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो cos 0 की वैल्यू 1 बन गई, तो a² + b² + 2ab बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो a + b का होल स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो a + b आ जाएगा। तो a + b आ गया, कब आया, थीटा = 0 के लिए आया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू यहाँ पर भी है और आगे भी हमें ध्यान रखना है कहाँ इक्वल टू है, कहाँ <= है। तो थीटा = 0 होने पर हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, a + b आएगा। उस केस में डायग्राम कैसा बनेगा, उस केस में बनेगा डायग्राम कुछ ऐसा, दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, और r वेक्टर जो होगा वो r वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो a वेक्टर और b वेक्टर पर चलने का नतीजा इस पर चलने जैसा होगा, और क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। तो ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर थीटा = 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा = 90 डिग्री होने पर कितना आ जाएगा, a² + b² का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू जब हम 90 रख देंगे तो हमें मिलेगा √a² + b²। कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ये a वेक्टर है ना, और b वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट आना है वो डायरेक्टली हम पाइथागोरस से बता सकते हैं कि ये r वेक्टर है और a² + b² के अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है ना। वो ज्योमेट्रिकली हमने वहां पर देखा। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा = 180 डिग्री या पाई रेडियन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a - b, लेकिन सिर्फ a - b नहीं होगा, उसका मॉड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आता है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब कभी ऐसा हो सकता है कि a और b में से b बड़ा हो तो a - b नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका मॉड बताया जाएगा रिजल्टेंट के लिए, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ना। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस है कि भाई a वेक्टर बड़ा है, दिस इज a वेक्टर, और b वेक्टर छोटा है, दिस इज b वेक्टर, ठीक है ना। अब a और b इस तरह के हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो कैसा हो जाएगा, a पर चलना और b पर चलना, इन दोनों पर चलने का नतीजा इससे चलना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, r, जिसकी वैल्यू आ जाएगी a - b। दूसरा हो सकता है
दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि भाई ए तो छोटा हो, ये ए वेक्टर है जो कि छोटा है, लेकिन जो बी वेक्टर है वो इससे बड़ा है। ठीक है, ये बी वेक्टर है। अब ए पर चलना और बी पर चलना, दोनों पर चलने का नतीजा कैसा होगा, इस पर चलने जैसा होगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड यहां से कितना आ रहा है, बी माइनस ए। तो कभी a माइनस बी आएगा जब a बड़ा होगा और कभी b माइनस ए आएगा जब b बड़ा होगा। दोनों को एक में लिखना चाहते हैं तो मॉड a माइनस बी कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक इनइक्वलिटी बन जाती है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर और दोनों का मॉड। ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पर इनइक्वलिटी बन जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको लिखने के बाद इसको मैं एक और तरह से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको ध्यान रखना, नोट कर लिया होगा कॉपी में नोट करके, और फिर इससे आगे चलते हैं, है ना। तो आपके पास नोट किया हुआ रहेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और फिर आगे देखेंगे, है ना। नोट जब भी करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत लॉजिकल बात है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है, उसी से रिलेटेड लिखी हुई है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, है ना। कब मैक्सिमम होगा, जब दो वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तभी मैक्सिमम आएगा। देखो, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, इससे बड़ा रिजल्टेंट ये बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है जो दोनों मिलकर के बना सकते हैं। मान लो कि एक 5 है ना, इनकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं अपन, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2। इससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लो, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में अरेंज हो गए ना। अब इससे ज़्यादा बड़ी लेंथ ये बनाएंगे कैसे, है ना। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब ये बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाए। तो एंटी पैरेलल होने पर कैसा डायग्राम बनेगा, एंटी पैरेलल होने पर ऐसा डायग्राम बनेगा कि ये तो हो गया ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5 और बी वेक्टर इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो बी वेक्टर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूं, तो ये बी वेक्टर हो गया, कितना हो गया, 2। अब यहां पर कितना मिल जाएगा हमको, आर वेक्टर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब वो पैरेलल होंगे, और मिनिमम कब हो सकता है, जब वो एंटी पैरेलल होंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा एक और तरह से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर सपोज 2 है और ए वेक्टर 5 है सपोज, या कुछ भी वैल्यू नहीं है मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है ना। अब हमने बनाया ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर के बाद हमने बनाया बी वेक्टर, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये मॉड बी है। ये जो सर्कल हमने बनाया है ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेडियस का बनाया है। तो अगर मुझे चाहिए तो अब देखो, ये जो बी वेक्टर है ये इसमें ऐसे घूम सकता है,
ठीक है ना, बी वेक्टर इसमें इस तरह से घूमेगा, है ना भाई। ये जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का टेल यहाँ पर होगा और उस रिजल्टेंट का हेड यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर बी वेक्टर ऐसा हो तो बी वेक्टर ऐसा हो तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर अगर यहां पे होगा तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो इसको मैं कहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, बस हेड तो यहीं पर होगा रिजल्टेंट का और टेल यहां पर होगा। तो इस हेड को अगर मैं सबसे ज्यादा दूर ले जाना चाहता हूं तो यहां ले जा सकता हूं। तो इस जगह ले जाने पर क्या होगा, इस जगह ले जाने पर मैक्सिमम रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि आर मैक्स तो वहां पर होगा, है ना, तो दिस इज आर मैक्स, ठीक है। और अगर मुझे मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो मिनिमम रिजल्टेंट के लिए बी वेक्टर कैसा ले लूंगा, मैं इधर की तरफ ले लूंगा, ठीक है ना। तो इधर की तरफ ले लूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है ना, ये हो गया मेरा आर मिनिमम, ठीक है। अब ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम हमारे को पता लग गए। आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बाद एक और चीज इसमें बहुत खास होती है, वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि रिजल्टेंट किसी एक के परपेंडिकुलर हो जाए तो रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी के परपेंडिकुलर हो सकता है। वो एक बहुत ही स्पेशल केस है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा, इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो ऐसा अगर बी वेक्टर हो जाता, बी वेक्टर अगर यहां पर होता, दिस इज बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ऐसा आ जाता, दिस इज आर वेक्टर। और उस केस में रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता, तो वो आर वेक्टर अभी कैसा हो गया, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब अभी खैर एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एडिशन कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो इसका एक पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, तो उस पार्ट 2 में आप बाकी आगे का देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है एडिशन ऑफ वेक्टर का, फिर इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर का पार्ट 2। अभी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है, अभी तो इसकी कुछ और बातें हमें करनी है एडिशन ऑफ वेक्टर की, लेकिन इस वेक्टर में अब नहीं कर रहे, ठीक है ना। पार्ट 2 इसका देख सकते हैं आप। बाय।